जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स के पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई आप सब लोग कैसे हैं जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पूरे अर्थमेटिक का सबसे कैलकुलेटिव चैप्टर, जिससे बहुत से भाई क्या करते हैं, डरते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है सेम टू सेम उसी तरीके से ही हम पढ़े कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपने सबने देखा होगा हमने किस तरीके से, कितनी इजी से हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है। तो डरने की कोई बात नहीं है, हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज भी बिल्कुल सेम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है। बस थोड़ा सा आपको और दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा और आपको अधिक सोचने की जरूरत है। ठीक है, नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज ये भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर होने वाला है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ध्यान से आंख को लगाकर, कान को खोलकर बिल्कुल धीरे धीरे सुनना है जो मैं बोलता हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। भाई आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है भाई। ठीक है, आपको करना है क्या, मान लीजिए हमें साधारण ब्याज करना है 4 साल के लिए। साधारण ब्याज, या मैं कह दूं SI फॉर 4 ईयर। आपने मान लो 100 रुपये उधार लिए किसी से, 100 रुपये उधार लिए, कितने की रेट से, कितने की रेट से, आर बराबर जो है मान लो 10%, है ना, कितने की दर से, 10% की दर से। तो भाई अगर आपने 100 रुपये उधार लिया है 10% की दर से, तो एक साल बाद कितने हो जाएंगे वो, एक साल बाद कितने हो जाएंगे भाई, फर्स्ट ईयर में कितने हो जाएंगे बताओ। आप कहोगे कि 10% ब्याज लगेगा ना, 10%। तो 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% आप कहोगे 10, यानी कि 10 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 100 रुपये पर एक साल में 10 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएंगे, यानी कितने हो जाएंगे, 110, 110 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, सुनना है ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना है जो मैं समझा रहा हूँ, मेरे शब्दों को, जो मैं बोल रहा हूँ मेरे शब्दों को, और जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, 100 रुपये पर एक साल में 10% की दर से कितने रुपए हो जाएंगे, 10 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएंगे, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल हमने लिया है वो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा एक साल में। अच्छा, फिर अगले साल क्या होगा, अगले साल भी वही जी 10% बढ़ेगा, यानी कि सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर भी 10% बढ़ेगी, सेकेंड ईयर भी 10% बढ़ेगी। तो भाई जो 10% बढ़ेगी ना, वो 10% इसी पे बढ़ेगी, 10% इसी पर, प्रिंसिपल पर ही, क्योंकि साधारण ब्याज प्रिंसिपल पर ही काउंट होता है, यानी कि 100 का 10% फिर से यानी कि 10 हो जाएगा, फिर से 10 बढ़ जाएगा, इसी पे ही। तो भाई कितना हो जाएगा, 100 का 10%, 10, 110 में 10 जोड़ेंगे 120, 110 में जब 10 जोड़े कितना हो जाएगा, 120। फिर 10% ब्याज लगेगा थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में कितना लगेगा, फिर 10% ब्याज लगेगा, इसी इसी पर लगेगा 10%, कितना हो जाएगा, फिर 10 ऐड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 100 का 10% कितना था, 10, 120 से फिर कितना हो जाएगा, 130। ठीक है, फिर 10% ब्याज लगेगा फोर्थ ईयर में, फोर्थ ईयर में 10% ब्याज लगेगा, ये कितना हो जाएगा भाई, फिर 10 ऐड हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 140। ठीक है, तो 100 रुपए की जो राशि थी 4 साल बाद कितने की हो जाएगी, 140 की। 100 रुपए की राशि 4 साल बाद कितने की हो जाएगी, 140 की, साधारण ब्याज की दर से। अगर साधारण ब्याज के रूप में अगर तुमने पैसे लिया है ना, साधारण ब्याज पर पैसा उधार लिया है, तो 100 रुपए की राशि हो जाएगी कितनी, 140 रुपए, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 40%। भाई 100 से बढ़कर कितना होगा, 100 से बढ़कर कितना होगा, 40, कितना बढ़ गया, 40 बढ़ गया, 100 में 40 बढ़ गया, तो जितना भी 100 में आप चेंज कर दोगे वही परसेंट में चेंज होता है, यानी कि साधारण ब्याज कितना हो गया भाई 4 साल में, 40%। ठीक है, इतनी बात तो समझ गए, ये तो है साधारण जिंदगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है भाई। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट पे मान लो तुमने 10% की दर से ही ब्याज लिया, 100 रुपए, 100 रुपए 10% की दर से लिया तुमने, तो भाई एक साल में कितना बढ़ जाएगा भाई, फर्स्ट ईयर में कितना बढ़ेगा, फर्स्ट ईयर में आप कहोगे जी 10% की दर से लिया तो 100 का 10%, 10% बढ़ जाएगा, 100 का 10% कितना होता है, 10, तो 100 और 10 कितना हो जाएगा, 110। ठीक है भाई, यानी कि आप ये एक चीज देख रहे होगे कि साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, ठीक है,
यहाँ में लिख दूं, यहाँ में लिख दूं क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर, यानी कि CI4 4 ईयर, CI4 4 ईयर। ये क्या था, CI4 4 ईयर, यानी कि 4 साल का जो साधारण ब्याज था वो तो इतना आया है, और 4 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 100 रुपए का, यानी कि जो प्रिंसिपल है, 100 रुपए का जो प्रिंसिपल है, वो पहले साल में, फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा भाई, 10% बढ़ जाएगा, यानी कि 100 से 10 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, फिर अगले साल क्या होगा भाई, अगले साल सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर क्या होगा भाई, 10% तो बढ़ेगा, ध्यान रखना 10% तो बढ़ेगा, पर 10% इस प्रिंसिपल का नहीं बनेगा। जो ये 110 आया है ना, 110, ये जो 110 है वो भाई पहले साल का तो क्या है, अमाउंट है, पहले साल का तो अमाउंट है, लेकिन दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल है, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल है। अगर ये पहले साल का अमाउंट है तो दूसरे साल के लिए क्या है भाई, ये प्रिंसिपल। पहले साल का अमाउंट, दूसरे साल का क्या है, प्रिंसिपल। ध्यान से सुनना है। तो भाई जो 10% होगा ना, 10% इसका होगा 10%। देखो जो 10% हम साधारण ब्याज में लेते, 10% यानी कि 10% पर एनम। देखो यहाँ 10% बढ़ा, 100 का 10%, सेकंड साल यानी कि दूसरे साल में 10% बढ़ा, 100 का 10%, तीसरे साल में भी 10% बढ़ा, 100 का 10%, चौथे साल में भी 10% बढ़ा, 100 का 10%। हम इसको नहीं छेड़ रहे, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है भाई, ब्याज पर भी ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज, उसको ही बोलते हैं क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। भाई प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिला ही, 100 का 10%, ये कितना होगा, 110। ये पहले साल के लिए तो क्या है, पहले साल का तो टोटल अमाउंट हो गया, टोटल तो अमाउंट हो गया पहले साल के लिए, पहले साल के बाद, है ना, पहले साल के एंड में। लेकिन ये दूसरे साल के लिए, दूसरे साल के लिए क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। तो जो 10% ब्याज मिलेगा ना, वो आपके इस पे नहीं मिलेगा भाई, वो मिलेगा इस पे। यानी कि जो ब्याज है ना, ब्याज पर भी ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज, वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो भाई 110 का जब तुम 10% निकालो कितना होता है, 11। तो 110 में जब मैं 11 ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 121। कितना हो जाएगा, 121। ठीक है भाई, तीसरे साल में क्या होगा, थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में भी भाई 10% ब्याज होगा। किस पर, 10% ब्याज होगा भाई 121 पर। 121 का 10% कितना होता है, 12.1, है ना, 12.1। 10%, 10% मैंने आपको निकालने सिखाया है, जिसका भी हमें 10% निकालो, 10 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 12.1। तो भाई 121 में मार दो, कितना हो जाएगा, 133.1। ठीक है भाई, ये हो गए 3 साल। अगर ये देखो, अगर ये 2 साल बाद, 2 साल बाद ये अमाउंट है, 2 साल बाद ये अमाउंट, तीसरे साल के लिए क्या है, तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल है भाई ये। अगर दूसरे साल का अमाउंट है, दूसरे साल के बाद, यानी कि 2 साल जो अंत में, जो लास्ट में जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट, ये दूसरे साल के लिए अमाउंट होगा, लेकिन जो अगले जो तीसरे साल होगा उसके लिए क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझना है। 3 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी, 3 साल बाद राशि हो जाएगी 133.1। और 4 साल बाद क्या हो जाएगा, फिर 10% ब्याज मिलेगा। कितने पर 10% मिलेगा भाई, 133.1 पर, यानी कि फोर्थ ईयर 10% मिलेगा 133.1 पर। तो भाई कितना होता है, 133.1 का 10% होता है 13.31। 13.31 और ऐड हो जाएगा 133 में, जब मैं 13 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 146। और 31 में जब मैं जोड़ूंगा कितना हो जाएगा भाई, 41, यानी कि 146.41, 146.41 हो जाएगा भाई। तो देखो ये राशि कितनी थी भाई शुरू में, इस राशि कितनी थी, 100 से बढ़कर कितनी हो गई भाई, 100 से बढ़कर कितनी हो गई, 146.41%। तो भाई यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आ गया ना भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया यहाँ से 46.41%। 46.41%। देखो बढ़ गया कितना भाई, 100 से कितनी हो गई, 146 हो गई। 100 से कितनी हो गई, 146.41%। तो भाई 100 में जितना भी चेंज होगा वो सीधा परसेंट में चेंज होता है, हाँ है ना। तो देखो अगर साधारण ब्याज हो, साधारण ब्याज तो हम डायरेक्ट कर देते हैं भाई, जितने भी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे उतने साल में हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, और उसका हम क्या निकाल देते हैं, परसेंट निकालते। देखो जैसे यहाँ पे कितने दे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 4 साल का मैं बताना है, तो 10 गुना 4, है ना, 10 गुना 4 तो कितना हो जाएगा, 40%। डायरेक्ट आ गया, देखो 40% ब्याज, साधारण ब्याज। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको क्या करते हैं हम, 10%, 10% बढ़ाया, पहले साल में 10% बढ़ाया, 10% बढ़कर कितना हो गया, 110। फिर 10% बढ़ाया, ठीक है, फिर दूसरे साल में कितना होगा, 130। फिर 10% बढ़ाया भाई, इसी में इसी का 10%, इसी का 10% ऐड करना है, इसी का 10% ऐड करना है, ठीक है। ये तो हो गया भाई कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज पर भी ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज जब देना पड़ता है उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। देखो अगर मैं किसी संख्या को, सुनना है ध्यान से, अगर मैं किसी संख्या को 10% बढ़ा रहा हूं,
10% बढ़ा रहा हूँ, तो भाई वो खुद का कितना हो जाएगी, मान लो पी कोई संख्या है, पी कोई अमाउंट है, 10% बढ़ा रहा हूँ, तो 10% बढ़ाने का मतलब हो जाएगा कि 100 में ऐड कर दो, खुद का कितना हो जाएगी 110%, तो खुद का कितना हो जाएगी 110%, 110%, या मैं कहूँ 110% हो जाएगी, या मैं कहूँ परसेंट का साइन हटा के बटे में 100 लगा दूं, 100 लिख दूं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि खुद का कितना हो जाएगी, 11 से 10 को डिवाइड करूंगा 0.1%, 0.1%, या मैं 0.1% बोल दूं, या 0.1% बोल दूं, या मैं बोल दूं पी का 11/10 गुना, पी का 11/10 गुना। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10% है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो खुद का कितना हो जाएगी 11/10 गुना, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10। कोई भी राशि है अगर 10% पर हम दे रहे हैं, तो 10 से कितना हो जाएगी एक ऊपर, 10 से कितना हो जाएगी ऐड कर देंगे, 10 से कितना हो जाएगी 11, 11 गुना हो जाएगी भाई, 11/10 गुना, 11/10 गुना हो जाएगी। कोई भी राशि अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज पे दे रहे हैं 10% की दर से, सुनना ध्यान से, कोई भी राशि अगर हम 10% की दर से ब्याज पर दे रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर दे रहे हैं, तो भाई 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, 1/10 का मतलब क्या है, यानी कि 10 से वो राशि कितनी हो जाएगी 11 है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसी को बोलते हैं भाई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसी को क्या बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी कि अगर एक साल में 10% हमें ब्याज चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो भाई वो राशि खुद का कितना हो जाएगी 11/10 गुना, 11/10 गुना बोल दो या 1.1 गुना बोल दो, 1.1 गुना बोल दो या 11/10 गुना बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो 11/10 गुना यही क्या है भाई, हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये होता है भाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। जैसे अगर 100 रुपए मैंने उधार लिए, 100 रुपए मैंने उधार लिए किसी से चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की दर से, 10% की दर से अगर मैंने 100 रुपए उधार लिए, तो भाई 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, 1/10। तो मैंने अभी आपको बताया है कि आपको कुछ नहीं करना, कि फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज होगा, खुद की ये संख्या हो जाएगी 1.1 गुना, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन होती है भाई 1/10, और भाई ऐसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा, 10 में एक ऐड कर देंगे, ऐसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा भाई 11/10, 11/10, ठीक है। या मैं बोल दूं 1.1, बस आपको कुछ नहीं करना, अगर एक साल का पूछे तो 100 की 1.1 में गुना कर दे, कितना आ जाएगा 110, ठीक है। फिर दूसरे साल के लिए, सेकेंड ईयर के लिए फिर से 1.1 में गुना कर देंगे, ठीक है, 1.1 बोल दो या 11/10, ठीक है, 1.1 बोल दो या 11/10, सुनना है 11/10, ये क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है भाई। और देखो फिर से सेकंड, जब मैं 1.1 की गुना करूंगा कितना हो जाएगा 121, फिर से थर्ड ईयर के लिए फिर 1.1 से गुना कर दो, 1.1 से गुना कर दो कितना हो जाएगा 133.1, फिर फोर्थ ईयर के लिए कितना हो जाएगा, फिर 1.1 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा भाई ये 146.41, ठीक है। इस तरीके से इसी को बोलते हैं क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसे हम क्या बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर डाटा हमें आसान दिया हो, अगर डाटा हमें आसान दिया हो, तो हम 100 मान के भी हम सवालों को कर सकते हैं, अगर हमें डाटा आसान दिया हो। लेकिन अगर फ्रैक्शन यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कैलकुलेटिव दी हो, तो अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज। जैसे देखो, जैसे भाई ब्याज की दर मान लो, ब्याज की दर कितनी है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 14.2/7%, 14.2/7%, ठीक है। पी राशि कोई हमने क्या है उदाहरण ली है, तो बताओ भाई 4 साल बाद, 4 साल बाद भाई वो राशि कितनी हो जाएगी, 4 साल बाद वो राशि कितनी हो जाएगी, ये हमें बताना है। इसको रफ कर दूं, इतना अगर आपको समझ में आएगा तो इसको रफ कर दूं, चलो। ठीक है, जिसने पी राशि ली है भाई देखो, या तो अगर मैं इसे 100 मान लूं, 100 मान लो, तो फिर 14.2/7% बढ़ाऊंगा, 100 में 14.2/7 ऐड, 14.2/7 ऐड करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 114.2/7 हो जाएगा। तो भाई ये तो कैलकुलेटिव होता चला जाएगा, इससे हमें बचना है, इससे हमें बचना है। देखो कैसे बचोगे इससे, भाई हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो कितनी है 14.2/7, 14.2/7 की फ्रैक्शन होती है भाई 1/7, 14.2/7 की फ्रैक्शन होती है 1/7। अगर फ्रैक्शन 1/7 है, तो भाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा, 7 से 1 ज्यादा, यानी कि 8/7,
8/7। यानी कि अगर एक साल के लिए तुमने वो राशि उधार ली है तो खुद का कितना हो जाएगी भाई, 8/7। ये होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जो भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है उसकी फ्रैक्शन बना लेंगे, और जितना ऊपर है उसको ऐड कर देंगे, ऐड करके नीचे वाली संख्या को ऐसे लिख देंगे, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा। अगर एक साल के लिए पूछी है तो वो राशि कितनी हो जाएगी भाई, P गुना 8/7 हो जाएगी खुद का। P गुना 8/7 हो जाएगी, ये हो जाएगी एक साल के लिए, एक एक ईयर। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 साल के बाद, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी भाई, 2 साल बाद भी तो फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डायरेक्ट गुना करते जाते हैं, तो 2 साल बाद भी कितनी हो जाएगी, 8/7। ये हो जाएगी 2 साल बाद। ठीक है, ये होगी पूरी 2 साल बाद। 3 साल बाद कितनी हो जाएगी भाई, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3 साल बाद भी कितनी हो जाएगी, 8/7। यानी कि जितने भी साल हमसे पूछे उतने ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुना करते जाना है। ठीक है भाई, जितना भी हमसे पूछे, जितने भी साल हमसे पूछे उसका ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर में गुना करते जाना है। तो भाई मान लीजिए 4 साल बाद हमें बतानी है, तो 8/7 एक बार फिर से गुना कर देंगे। तो भाई अगर हमें 8 बटे यानी कि 4 साल बाद ये राशि कितनी हो जाएगी, अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा, अमाउंट टोटल अमाउंट यानी कि A4 बराबर कितना हो जाएगा, P गुना 8/7 गुना 8/7 गुना 8/7, 8/7। कितने साल के लिए भाई, 4 साल के लिए। तो भाई इतनी पावर लगा देंगे, उतनी पावर लगा देंगे, है ना, उतनी पावर लगा देंगे। तो यहाँ से देखो अमाउंट यानी कि 4 साल का टोटल अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशो आ जाता है ना भाई, वो आ जाता है 8/7। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर उतनी ही हो जाती है जितने साल का हमसे ब्याज पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो 4 साल का यहाँ से आ जाता है। जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना भाई, देखो देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, उसी का ही जितने साल के लिए हमसे पूछे उसकी पावर इतनी हो जाती है। अगर 3 साल के लिए पूछता तो यहाँ पावर 3 आ जाती, 2 साल के लिए पूछता तो यहाँ पर दो पावर कितनी आ जाती, 2 आ जाती। ठीक है, ये समझना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बस। अगर आपने ये बेसिक समझ लिया भाई, तो आपको सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं लिख कर देता हूं कि अगर आपने अच्छे से बेसिक समझ लिया, क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप आसानी से सवाल को उड़ा पाओगे। ठीक है, तो देखो अगर 14 सही 2/7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इसका फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, 1/7। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा यहाँ से, 8/7। अगर एक साल के लिए तुमने राशि को उधार लिया तो वो कितना हो जाएगी भाई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से उसकी उतने ही साल गुना कर देंगे जितने साल हमसे पूछा है। ठीक है, तो अगर हमें 4 साल के लिए वो पूछना है कि 4 साल बाद वो अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी कि 4 साल बाद वो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल को मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर उतनी ही कर देगा जितनी हमसे पूछा है, जितने साल हमसे पूछा है। यानी कि 4 साल पूछे तो 4 पावर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट कितना रेशो आ गया, ये आ गया रेशो। ठीक है, अच्छा आप एक चीज और देख लोगे कि मैंने आपको पहले बताया था कि देखो अगर 100 रुपये आप उधार ले रहे हो, 100 रुपये आप उधार ले रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट पे, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितने की रेट से, 10% की रेट से, 10% की रेट से 2 साल के लिए। टाइम कितना है, 2 साल के लिए, 2 ईयर। तो भाई देखो 100 पे 2 साल के लिए पहले 10%, 10% बढ़ेगा ना, पहले पहले 10% बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा पहले साल 10% बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 10 बढ़ जाएगा 100 में तो कितना हो जाएगा, 110। फिर अगले साल भी इतना ही बढ़ेगा, सेकंड ईयर में कितना बढ़ेगा, फिर 10% बढ़ेगा। किसका 10% भाई, इसका 10% बढ़ेगा, इसका इसका नहीं बढ़ेगा, ये तो प्रिंसिपल है। ये जो दूसरे साल का अमाउंट हो जाएगा ना, ये दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, जो पहले साल का अमाउंट है ना, पहले साल का अमाउंट है यानी कि लास्ट में जो अमाउंट है वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। तो 10% यानी कि इसका 10% कितना होता है, 11। 110 में 11 ऐड करूंगा भाई मैं, कितना हो जाएगा, 121। 121 यानी कि ये जो प्रिंसिपल है, जो भी प्रिंसिपल है उसको हम क्या कर रहे हैं, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 10% की फ्रैक्शन होती है 11/1/10। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो मैंने आपको पहले बताया था कि भाई सक्सेसिव एक मेथड होता है, सक्सेसिव मेथड मैंने आपको पिछली क्लासों में पढ़ाया था, परसेंटेज जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि सक्सेसिव कब लगाते हैं, जब भी हम किसी संख्या को लगातार किसी परसेंट से चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी संख्या है, हमने 20% बढ़ा दी, फिर 30% बढ़ा दी, फिर 40% बढ़ा दी। अगर हम किसी भी संख्या को लगातार किसी संख्या में हम किसी परसेंट से चेंज करते हैं, चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, चेंज करना चाहिए लगातार, वहां पे क्या होता है, सक्सेसिव का यूज होता है, सक्सेसिव का। तो भाई देखो हम यहाँ पे सक्सेसिव का भी यूज कर सकते हैं। अगर 2 साल के लिए हमसे पूछा है तो 2 साल के लिए सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए सक्सेसिव कितना होता है भाई, x + y + xy
अपॉन में कितना 100, 2 साल के लिए ये होता है, 2 साल के लिए क्या होता है ये। तो देखो 10 और 10 यहाँ पे दोनों दोनों, ये क्या है पहले साल। अगर पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स है और दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट वाई है, अगर पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स है, दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट वाई है, तो जो फार्मूला यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले आप मुझे बताओ जो प्रिंसिपल था, जो प्रिंसिपल था वो बढ़कर कितना होगा 2 साल बाद 121, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है भाई 21%। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 21%। तो देखो यहाँ से हम सक्सेसिव के फॉर्मूले से डायरेक्ट बता सकते हैं कि कितना परसेंट हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। देखो x%, यानी कि x का मान कितना 10%, y का मान भी 10% है, यानी कि 10 प्लस 10 गुना 10/100, है ना। यहाँ से क्या कर देंगे, परसेंट का निशान लगा देंगे, 10 और 10 20 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, एक ही कम एक, 20 और 1 21%। देखो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि 21% का क्या होगा, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिलेगा, 21% हमें क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये होता है। और अगर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करें, देखो 100 रुपए की राशि है, 100 रुपए की राशि मल्टीप्लाई, यानी कि इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 1/10 फ्रैक्शन होती है, तो भाई इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 10 में 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 11/10, 11/10, यानी कि इस संख्या को 11/10 से क्या करते हैं, लगातार गुना करते रहना है। अगर पहले साल 10 से कितनी हो जाएगी 11, ये कितना हो जाएगी 1 साल में, 2 साल का पूछे तो इतने ही पावर लगा देंगे, है ना, 2 साल में पूछे ना तो इतने ही पावर लगा देंगे। तो देखो कितना हो जाएगा, 100 गुना 11 11 121/100, 100 से 100 कट जाएगा भाई, देखो यहाँ से भी कितना आ गया 121 आ गया, ठीक है। हाँ है ना। अगर ये आपको समझ में आया है तो एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, अगर नहीं समझ में आया है तो भाई पीछे करे वीडियो को, आराम आराम से देखे, जो मैंने बोला है उसको समझे। इस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट को उड़ाने वाले हैं, ठीक है। ये तो हो गए सब चीज, मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी समझा दिया आपको, और मैंने सक्सेसिव भी समझा दिया आपको। हम इसे रेशो से भी कर सकते हैं, देखो रेशो से कैसे करेंगे, अगर हमें 10%, अगर हमें 10% की क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए 10% की, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो इसका मतलब क्या है, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है बताओ, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, तो यानी कि वो राशि कितनी हो जाएगी, 10 से 1 बढ़कर कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, 10 से कितनी हो जाएगी 11। ये फर्स्ट ईयर हो जाएगा, फर्स्ट ईयर पहले साल। सेकंड साल भी 10% ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, फिर 10 से 11 हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी सेकंड ईयर भी, है ना भाई, सेकंड ईयर भी 10 से 11 हो जाएगी। तो देखो 10 दाम कितना हो जाएगा 100 रेशो 121, 100 रेशो 121, यानी कि 100 अगर वो राशि है तो बढ़कर कितनी हो जाएगी 121 हो जाएगी, ठीक है। 100 हमने मानी थी, 100 है। तो देखो कितने ब्याज हो गए यहाँ से 21, 21 ब्याज होना 21%, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 21। चाहे आप रेशो से कर लो, चाहे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कर लो, चाहे आप सक्सेसिव से कर लो, बात एक है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि कब हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करेंगे, कब हम सक्सेसिव का यूज करेंगे। अगर डाटा आसान है तो 100 मान के भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और बची है इसमें जो आपको समझने लायक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कंपाउंडिंग आपने सुना होगा, कंपाउंडिंग क्या होता है, कंपाउंडिंग आपने सुना होगा ना कि वार्षिक ब्याज, है ना, छमाही ब्याज, तिमाही ब्याज। तो देखो कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग क्या होता है, देखो एक तो होता है यानी कि ईयरली, ईयरली कंपाउंडिंग, इसे बोलते हैं वार्षिक, वार्षिक संयोजित, यानी कि वार्षिक संयोजित, ठीक है। दूसरा क्या देखो वार्षिक संयोजित क्या होता है, यानी कि मान लो अगर 100 रुपए है, 100 रुपए तुमने उधार लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 40%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने 40%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 40%, अगर 40% पे तुमने चक्रवृद्धि ब्याज से ये लिया, यानी कि वार्षिक संयोजित होता है ब्याज, वार्षिक संयोजित होता है 100 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज मिलेगा आपको, एक साल में यानी कि 40%, तो 100 का 40% कितना होता है 40, तो कितना हो जाएगा भाई ये 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा 140,
ठीक है भाई, ये हो जाएगा 100 से बढ़ के कितना 40, 140 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर दूसरे साल में पूछो दूसरे साल कितना हो जाएगा भाई, फिर 40% ब्याज मिलेगा। 40% ब्याज मिलेगा, 40% किसका 40%, इसका 40%। तो 140 का 40% कितना हो जाएगा भाई, 10% होता है 14, और 40% हो जाएगा 14 चौका 56, यानी कि 56 ऐड कर देंगे। 140 में जब हम 56 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 196। इस तरीके से अगर ईयरली कंपाउंड हो रहा है, अगर ईयरली कंपाउंड होना यानी कि वार्षिक संयोजित होता है ब्याज, अगर ईयरली कंपाउंड होता है तो इस तरीके से हमें करना है। और देखो जो ब्याज की दर जो दी है ना वो हमें दी है 40% पर एनम, यानी कि जो ब्याज की दर दी है ना वो 1 साल की दी है, 1 साल की। और अगर हमसे पूछे कि बताओ हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली कंपाउंडेड, ठीक है, हाफ ईयरली कंपाउंडेड यानी कि इसे बोलते हैं छमाही, छमाही संयोजित, सामाजिक सामाजिक छमाही संयोजित। इसका मतलब क्या है कि ब्याज जो है ना, ब्याज हर 6 महीने पे लिया जाएगा। अब ब्याज जो है हर 6 महीने बाद चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, हर 6 महीने बाद, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लगेगी 40% की, पर जो ब्याज जो लेगा नहीं, ब्याज जो लेगा यानी कि हर 6 महीने बाद जो भी अमाउंट बनेगा वो अगले 6 महीने के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। यानी कि अगर 1 साल के लिए 40% की दर से हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, और अगर ब्याज जो है छमाही संयोजित हो यानी कि हर 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उस जो ब्याज जो अमाउंट हो गया उसको प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। देखिए 1 साल में कितने छमाही होते हैं भाई, 1 साल में छमाही होते हैं 2 छमाही, यानी कि 6 मंथ ये, 6 मंथ ये, और 6 मंथ ये, है ना, 6 मंथ ये और 6 मंथ ये। अगर 1 साल का हमने ब्याज पूछा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 40%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 40%, पर एनम है भाई, पर एनम यानी कि पूरे साल की, पूरे साल की अगर ब्याज पूरे साल पे लगता, पूरे साल में लगता तो कितना 40% होता। लेकिन इसने क्या किया, 6 छमाही यानी कि ब्याज जो लगेगा ना हर 6 महीने पे चक्रवृद्धि होगा, हर 6 महीने बाद क्या होगा, ब्याज चक्रवृद्धि होगा। तो इसका क्या मतलब है भाई, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो भी आधी हो जाएगी। यानी कि अगर 12, देखो 12 महीने में, अगर 12 महीने की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने 40% है, तो 6 महीने कितनी होगी भाई, हाफ कर देगा ना इसका, तो यानी कि 20%। तो 6 महीने की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, 6 महीने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा 20%। यानी कि पहले 6 महीने में आपको 20% ब्याज देना होगा, और फिर अगले अगले 6 महीने में आपको 20% ब्याज देना होगा। ठीक है, 1 साल, ये हो जाएगा पूरा 1 साल। तो 1 साल में कितने, 1 साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं, 2। 1 साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं, 2। पर ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाती है ना, जो भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाती है, ये दी जाती है हमें पूरे साल की। अगर पूरे साल की दी जाती है ना तो भाई हमें अपने अनुसार चेंज करना है। अगर सवाल में दिया है कि ब्याज छमाही, अगर ब्याज जो है छमाही संयोजित होता है तो भाई इसको हम क्या करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी आधा कर देंगे। अगर ये पूरी साल की है तो 6 महीने कितनी होगी, इसकी आधी होगी ना भाई। अगर ये पूरी साल की 40% है तो 6 महीने के लिए कितनी होगी, 20%। तो भाई 20% और 20% का सक्सेसिव कितना होता है, 20%, यानी कि 20, 20 + 20, 20 + 20, 20 + 20 + 20 × 20 / 100, अपॉन 100, तो ऐसे कितना आ जाएगा, 20 और 20 40 और 4 44%। यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, एक एक साल में कितना मिलेगा, एक साल में कितना मिलेगा भाई आपको, 1 ईयर में, 1 ईयर में कितना मिलेगा 44%, 44%। और यहाँ पे देखो 1 ईयर में कितना मिल रहा है 140, यानी कि 40%। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है यहाँ पे 40%, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 44%। ठीक है, ये तो हो गया ईयरली, और ये हो गया हाफ ईयरली। एक होता है क्वार्टरली, क्वार्टरली आपने सुना होगा, क्वार्टरली क्या होता है, देखो क्वार्टरली समझ लेते हैं। क्वार्टरली कंपाउंडेड, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, त्रिमाही, त्रिमाही संयोजित। त्रिमाही संयोजित का मतलब है भाई हर तीन महीने में जो अमाउंट होगा ना वही अगले 3 महीने के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। यानी कि ब्याज जो है ना, ब्याज जो है, ब्याज 1 साल में नहीं होगा, चक्रवृद्धि ब्याज जितने रुपए आपने लिया है 1 साल में नहीं, 1 साल में नहीं उसको ब्याज जुड़ेगा, वो जुड़ेगा 3 महीने में ही। 3 महीने जैसे हुए, जितनी आपने राशि दी उस पर आपको ब्याज ब्याज लगना क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर 3 महीने बाद पूछा है, 3 महीने अगर ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 40% है, तो 1 साल का हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। अगर जो ब्याज जो है तिमाही संयोजित हो, तिमाही संयोजित होने का मतलब है, देखो 1 साल में कितनी साइकिल बनती है, 3 3 महीने की, 1 साल में कितनी साइकिल बनती है, 3 3 महीने की, 3 मंथ ये, 3 मंथ
फिर 3 मंथ, फिर 3 मंथ, फिर 3 मंथ। ठीक है भाई, एक साल में चार, एक साल में 3 3 महीने कितने साइकिल बनती है? 4, है ना, 3 3 महीने की, यानी कि 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ। तो भाई अगर ब्याज जो है हर 3 महीने बाद जुड़ेगा, ब्याज जो है 3 महीने बाद जुड़ेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने 40% है, तो ये पूरे साल की 40% है, 3 महीने की कितनी होगी? तो 40% अगर पूरे साल की है, तो देखो 12 महीने की 40% है, तो 3 महीने कितनी हो जाएगी? 3 चौक 12, यानी कि 10%, यानी कि 10%, ये हो जाएगी 10% 3 महीने की, 3 महीने की, यानी कि क्वार्टरली। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, या ये क्वार्टरली, यानी कि हर 3 महीने बाद जो भी राशि आपने ली होगी 10% ब्याज मिलेगा, फिर 10% ब्याज मिलेगा, फिर अगले 3 महीने में भी 10% ब्याज मिलेगा, फिर अगले 3 महीने में भी 10% ब्याज मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। मान लीजिए आपने अगर पी राशि उधार ली है, पी राशि उधार ली है, ठीक है, मान लीजिए आपने 100 ही ली है, 100 रुपए अगर आपने उधार लिया है, 100 रुपए आपने उधार लिए, तो पहले 100 रुपए पे आपको 10% ब्याज मिलेगा। 100 रुपए आप 100 रुपए पर 10%, यानी कि 10% को लिख सकता हूँ मैं, देखो 10% को लिख सकता हूँ, मैंने आपको पहले बताया था 1/10, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ से? 11/10, यानी कि इसको 11/10 से आप सब क्या करनी है? गुना करनी है, 11/10 से। ठीक है, कितनी कितनी साइकिल है? 4 बार, 1 2 3 4, तो इतने ही हम क्या कर देंगे? वर्ग। तो देखो 100 गुना, 100 गुना, और 11 की पावर 4 का होता है 14,641, अपॉन 10 की पावर 4 का मतलब होता है 1 2 3 4, तो जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये 2 जीरो लग जाएगी ऊपर, यानी कि 140.41, 140.41%, यानी कि ब्याज कितना मिला आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला आपको? 46.41, 46.41। देखो, अगर आप ईयरली कंपाउंडेड कर रहे हो, अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक कर रहे हो, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक, ब्याज की दर वार्षिक है, तो आपको कितना कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 40%, 40% मिलेगा। और अगर आप हाफ ईयरली कर रहे हो, हाफ ईयरली के तो मिल रहा है आपको 44% मिल रहा है। और अगर आप क्वार्टरली कर रहे हो, क्वार्टरली, तो आपको ब्याज कितना मिल रहा है भाई? 40%। तो आप देख रहे हो ना, जितने जितनी जल्दी जल्दी आप टाइम को कम करते जाओगे, उतना उतना ही क्या होगा? ब्याज बढ़ता जाएगा। एक साल में लोगे तो 40%, है ना, हाफ ईयरली लोगे, यानी कि 6 महीने में ब्याज देना स्टार्ट कर दोगे, तो 44% आ रहा है, 3 महीने में लेना कर दोगे तो 40%, कुछ 40% कुछ पैसे आ रहा है। और अगर आप मंथली कर दोगे, मंथली मंथली कर दोगे, तो भाई और भी कमाएगा, है ना, और भी कमाएगा, यानी कि जो पैसे दे रहा है ना, जो पैसे देता है, उसके लिए कौन सा बेनिफिट होगा? जो मंथली देगा, है ना, ईयरली नहीं देगा, जो मंथली देगा उसके लिए वो बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये सब चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए, किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, और अब हम करने वाले हैं सवाल। सवाल करेंगे अच्छे से, बस आपको ध्यान से सुनना है। हमने जिसके अच्छे से कॉन्सेप्ट ये सारा समझ में आ चुका है, वो सवाल को आसानी से उड़ा पाएगा। ठीक है, अब देखना है आपको कैसे। ठीक है, चलो सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। चलो सवालों की ओर बढ़ते हैं। देखो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या है, कि महेश ने 8,000 की धनराशि को, है ना, महेश ने 8,000 की धनराशि को, एक सेकंड, महेश ने 8,000 की धनराशि को एक समावधि योजना, जमा योजना में चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। ठीक है, प्रिंसिपल कितने हैं? देखो प्रिंसिपल कितने हैं? 8,000। आसानी से कर पाओगे आप एक सेकंड में। 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने? 5%, 5%, टाइम कितना है? 2 साल, 2 ईयर, तो 2 साल है, यानी कि 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5% को लिख सकता हूँ मैं भाई 1/20, 1/20। प्रिंसिपल कितना है? 8,000, 8,000, तो भाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 21/20, 21/20। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा? 21/20, तो बस आपको 21/20 से गुना करना है, 21/20। उसने पूछे 2 साल, एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा भाई? पावर 2 कर देंगे बस। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा? 8,000 ये,
गुना 21 कितना होता है 441, 441 बटे 20 400, ये कितने बार चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 4 से कितने बार 20 बार। तो भाई 441 गुना 441 दूनी कितना हो जाएगा 882, 882 यानी कि 1820, 1820 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी हमें प्रिंसिपल दिया होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से उतनी बार ही गुना कर दो जितने साल का हमसे ब्याज पूछा है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5%, 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/20, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ से कितना आ जाएगा 21/20। ठीक है, और उसमें ही हमें इतनी गुना कर देना जितने साल से पूछा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल को बढ़ते हैं। सवालों में हम टाइम नहीं लेंगे बिल्कुल भी भाई, हमें स्पीड से करना सीखना है, स्पीड से। ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट ये लिखना था कि 8,000 गुना 21/20 की पावर 2। यहाँ से आपको देखना था कि 20 20 400, 400 से कितने बार जाएगा 20 बार, और 441 दूनी 882। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। जो इस तरीके से करेगा वही अच्छे से कर पाएगा, वही एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, तो चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। अगला सवाल क्या दिया है, एक धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश करने पर मिश्र धन कितना हो रहा है भाई, दो। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%, टाइम कितना है 2 साल, टाइम कितना है 2 साल, 2 ईयर। तो देखो भाई, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो भाई 10% क्या लिख सकते हो 1/10, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है 11/10। अगर 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 है तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, 11 11 कितना हो जाएगा 181, और 10 10 कितना हो जाएगा 100। यानी कि 2 साल बाद अगर ये राशि 100 रुपए थी तो बढ़कर कितनी हो जाएगी भाई, बढ़कर कितनी हो जाएगी 121। 2 साल में राशि 100 से बढ़कर कितनी हो जाएगी 121। ये भाई अमाउंट है टोटल 2 साल बाद अमाउंट A2, और ये क्या है प्रिंसिपल। तो उसने मिश्रधन कितना दिया है, मिश्रधन दिया है भाई उसने 1815, 1815 दिया है। तो बताना है आपको उसने क्या कहा है कि आपको आरंभ में निवेश मूलधन क्या है, यानी कि पी का मान बताना है, 100 का मान बताना है आपको। तो 121, 121 से कितने मार जा रहा है, देखो 121 काट लो, 121 एकम 121, बचा कितना 60, वही हो गए 60 बचा तो हो जाएगा 605, और 121 121 पंजे, 121 पंजे यानी कि पूरा पूरा 15 बार चला जाएगा, 121 पंजे होता है 605। देखो तो 15 बार चला जाएगा तो ये राशि भी कितनी हो जाएगी 15 गुना, यानी कि 15 1500, 1500 है ना, कितने होंगे 1500, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। पहले देखना है, सबसे पहले फोकस करना है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है उसको आपको फ्रैक्शन में बनाना, फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर बना लेना है। जितने भी साल का उसने ब्याज हमसे पूछा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर उतनी ही कर देती है जितना साल का हमसे ब्याज पूछा है। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रेशो से भी कर सकते थे आप इसे, कोई दिक्कत नहीं है, रेशो से भी आप इसे आसानी से कर सकते थे, वो जाता है रेशो से भी। 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की तहत कुल राशि 10% वार्षिक, 10% प्रतिवर्ष बताइए यदि मूल राशि 18,000 है ना 3 वर्ष बाद, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है भाई, देखो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने है 10%, टाइम कितना है 3 साल, टाइम कितना है 3 साल, 3 ईयर, 3 साल है। तो भाई ऐसे देखो रेशो से कर लो, रेशो से कर लो, 10% की फ्रैक्शन कितनी थी 1/10, यानी कि 10 से कोई राशि कितनी हो जाएगी 1 साल में। देखो फर्स्ट ईयर में 10 से राशि कितनी हो जाएगी, 10 से हो जाएगी 11, 10 से कितनी हो जाएगी 11, फिर 10 से कितनी हो जाएगी सेकंड ईयर में, फिर 10 से 11 हो जाएगी, फिर 10 से 11 हो जाएगी 3 साल में, ये होगा थर्ड ईयर। तो भाई टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1000। अगर वो 1000 राशि थी तो 11 11 121, 121 11 1331, यानी कि अगर वो राशि 1000 रुपये थी तो बढ़कर कितनी हो जाएगी भाई 1331। पर राशि है कितनी वो, राशि है कितनी 18,000, राशि है कितनी 18,000, राशि है कितनी भाई वो 18,000, कितना गुना है 18 गुना है। तो भाई ये भी तो 18 गुना हो जाएगी। तो 18 कम 18, 18 कम 18 का 8 का हासिल लगा, एक 18 से 54 और एक 55। तो देख लो यूनिट डिजिट यानी कि बाद में कितना होगा 58 आ रहा होगा, बाद में कितना होगा 58। देखो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में क्या आ रहा है बाद में 58 आ रहा है, पूरा क्यों सोल्व करना, बाद के 2 अंक देख लो, बाद के 2 अंक में 58 किसमें, ऑप्शन नंबर डी में 58 है। ठीक है, इस तरीके से करना है, रेशो से आप इस तरीके से कर लीजिए।
या आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको तीनों ही तरीके आपको बता दिए। देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आप कैसे करोगे इसे भाई, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/10, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा ऐसे 11/10। तो अगर 3 साल का पूछे तो 3 साल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 3 साल का इतना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 क्यूब कितने से 1331, 10 की क्यूब कितनी होती है 1000, 1000 की वैल्यू कितनी दी है 18,000 दी है, ऐसे कितना गुना हो जाएगा 18 गुना, तो ये भी 18 गुना आ जाएगा भाई। तो कितना हो जाएगा वही जो मैंने आपको बताया, यानी कि बाद में कितना आएगा 58 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर एक ही ऐसा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऐसा है जिसमें बाद में क्या है 58 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमें सवालों को करना है। मजा आ रहा है भाई सवालों को करने में? आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जितना कैलकुलेटिव चैप्टर है सब इससे डरते हैं। और अगर हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो अब आप देख भी रहोगे कि हम आसानी से कितनी आसानी से सवालों को उड़ा रहे हैं और कर पा रहे हैं। ठीक है ना, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है कि 1400 की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 18 महीने का, देखो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी है 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी है 20%। हमें बताना है 18 महीने का, टाइम कितने दिया है 18 महीने, 18 मंथ, 18 मंथ। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है भाई 6 महीने, यानी कि एक साल तो पूरा, एक साल तो पूरा, एक साल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 20%, फिर अगले कितने बचे 6 मंथ, 6 मंथ, यानी कि एक साल की तो हमें दी है कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, तो 6 महीने की कितनी होगी भाई, अगर पहले साल एक साल तो पूरा होगा, क्योंकि देखो एक साल और 6 महीने तभी तो 18 महीने होता है, एक 18 महीने का मतलब है एक साल 6 महीने, एक साल 6 महीने, तो भाई एक साल पूरे तो लगेगी 20%, 20%, यानी कि 20% लगेगी, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 6 महीने, अगले 6 महीने, अगले पूरा पूरा साल नहीं होगा, अगर पूरा साल होता तो फिर भी 20% लगती है 6 महीने। तो भाई अगर जो टाइम आधा हो ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी, यानी कि 10%, अगले 6 महीने लगेगी 10%। समझ में आ रही है, ये मैंने आपको पीछे बता भी दिया है। तो यानी कि 20% लगेगी पहले साल, फिर अगले 6 महीने लगेगी 10%, 20% लगेगी पहले साल, फिर अगले 6 महीने लगेगी 10%, टोटल कितना हो जाएगा 18 महीने। हाँ है ना। तो भाई अगर राशि कितनी दी है 1400, राशि कितनी दी है 1400, राशि कितनी 1400, पहले तो मुझे बताओ 20% का फ्रैक्शन कितनी होती है, आप कहोगे 1/5, 1/5, और 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, राशि कितनी है 1400, राशि कितनी है 1400। तो भाई पहले साल में कितनी हो जाएगी राशि 5 से बढ़कर 6, 5 से बढ़कर 6, 5 से बढ़कर कितनी होती है 6, अगले साल कितनी हो जाएगी राशि 10 से बढ़कर 11 इंटू में 10 से बढ़कर कितनी हो जाएगी 11, तो भाई 5 से काट लो, 10 से काट लो, एक जीरो से एक जीरो चली जाएगी, 5 से कितनी बार जाएगा 28 बार, 5 से कितनी बार जाएगा 28 बार, 28 पंजे 140, तो 6 गुना 28 गुना 11, 28 गुना 6 गुना 11 कितना हो जाएगा भाई यहाँ से देख लो, 28 का कितने होते हैं 120 और 48, 168, 168 गुना 11 कितना हो जाएगा 11 8 88, नहीं 11 8 88, हंस लगे 8, 11 3 66 और 8, 66 और 8 कितना हो जाएगा भाई 74 को 4 का हंस लगे 7, 11 का 11 और 7 18, यानी कि 1848 रुपए, 1848 रुपए, यानी कि ब्याज कितने मिल जाएगा भाई, ब्याज कितनी हो जाएगी भाई बढ़कर हो जाएगी 1400 से, 1400 से कितनी हो जाएगी 1400 से कितनी होगी 1848, ब्याज कितना मिल गया भाई, ब्याज मिल गया 448, 448 रुपए, या आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो उससे कैसे करते हैं हम, रेशो से कैसे करते हैं, देखो 20% और 10%, 20% और 10% है ना, 20% और 10%, तो भाई पहले साल राशि 20% बढ़ेगी, 20% का मतलब होता है 5 से कितनी हो जाएगी 6, 10% बढ़ेगी 10 से कितनी हो जाएगी 11, यानी कि अगर 10 पंजे 50 और 11 3 66, 11 3 66, 66, अगर राशि कितनी है, अगर राशि कितनी है भाई 50 रुपए है, तो बढ़कर कितनी हो जाएगी 66, ब्याज कितना मिलेगा यहाँ से, ब्याज कितना मिलेगा आपको 16 यूनिट, ब्याज कितना मिलेगा 16 यूनिट, यानी कि 50 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1400, कितने गुना है 28 गुना है, तो भाई 16 भी 28 गुना हो जाएगा, 16 28 गुना हो जाएंगे, 16 दूनी 32, 320 और 48, 16 अट्ठे यानी कि 320, 16 अट्ठे 128, 320 और 128 कितना हो जाएगा 448, 448, ये तो डायरेक्ट कितना आ गया ब्याज, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, बस ये समझना है आपको कि तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है ईयरली कितनी दी है 20%, और 6 महीने कितनी जाएगी भाई आधी, अगर
पूरे साल की 20% दे तो 6 महीने कितनी हो जाएगी? 6 महीने के निकाल क्यों रहे हैं भाई? निकाल रहे हैं क्योंकि हमें पूरा 18 महीने का बताना है। 18 महीने का, 18 महीने का मतलब होता है 1 साल और 6 महीने। 1 साल 6 महीने, 1 साल की तो हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 20%। 6 महीने कितनी होगी? 6 महीने की होगी इसका आधा, 6 महीने की यानी कि 10%। तो 20 और 10 का सक्सेसिव भी लगा लो, चाहे रेशो से कर लो, चाहे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कर लो, बात एक ही है, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अगला सवाल क्या दिया है? 3 महीने के लिए 16%, 16% की वार्षिक दर पर, देखो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है ना, कितने दिया? 16%। 16% दिया वार्षिक, यानी कि अगर ब्याज 1 साल बाद लिया जाता, लेकिन 1 साल बाद नहीं लिया जा रहा, वो कह रहा है 3 महीने बाद लिया जा रहा है। 3 महीने का ही ब्याज बताना है हमें। कितने पर? राशि कितनी दी है? 12,000 पर। अगर 1 महीने का, अगर सॉरी 1 साल का ब्याज 16% है, 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 3 महीने की कितनी होगी भाई? देखो 12 महीने की कितनी है? 16%। तो 3 महीने की कितनी होगी? 3 चौक 12, यानी कि 4%। 4%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 4%। क्वार्टरली, क्वार्टरली होगी, क्वार्टरली। तो हमें बताना है 3 महीने का, यानी कि 12,000 के 4% कितना होता है? 12,000 का 4% देख लो आप कितना होता है? ये होता है 12 चौक 48, यानी कि 480। 1248, यानी कि 12,000 का 4%, 3 महीने में कितने रुपए हो जाएगा? 448, यानी कि 480। 480 यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखना है बस, क्योंकि जो हमें दिया है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है पूरे साल के दिया है, हमें 3 महीने के क्वार्टरली बनाना है, यानी कि 12 महीने की कितने? 16% है, तो 3 महीने की कितनी हो जाएगी? 3 से काट लेके 4 बार, 4 से काट लेके 4 बार चला जाएगा। ठीक है, यानी कि 4% क्वार्टरली आ जाएगा। तो 12,000 का 4% कितना होता है? 480। ठीक है, चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आप देख रहे हो कि कुछ भी नहीं है सवालों में, चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ नहीं है। अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 32,000 की राशि पर, ठीक है भाई, 32,000 की राशि है, यानी कि प्रिंसिपल कितना दिया है? 32,000। ठीक है, 12% की वार्षिक दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने है? 12% पर एनम। ठीक है, हमें जो ब्याज कैलकुलेट करना है ना, वो करना है हर 3 महीने बाद। ये तो ये 1 साल की 12% है, तो 3 महीने कितनी होगी भाई? 3 महीने कितनी होगी आप मुझे बताइए। अगर 12 महीने की 12% है, 3 महीने कितनी हो जाएगी? 3 चौक 12 और 4 से 12, यानी कि 3%। 3%, यानी कि क्वार्टर, यानी कि 3 महीने की तिमाही, जो तिमाही संयोजित करेगा ना, तिमाही क्वार्टरली, जो क्वार्टरली हम तिमाही, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट तिमाही। 3 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये है 1 साल की। 1 साल की है तो 3 महीने की ये है। और उसने पूछा हमसे 6 महीने का। 6 महीने बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6 महीने बाद ब्याज कितना हो जाएगा? तो भाई देखो 6 महीने में 2 तिमाही होती है, यानी कि 3 मंथ ये और 3 मंथ ये, 3 मंथ ये। तो पहले 3 महीने में भी सॉरी, पहले 3 महीने में भी 3% ब्याज मिलेगा, और अगले 3 महीने में भी 3% ब्याज मिलेगा। उसने क्या पूछा हमसे? 6 महीने में बताना, 6 महीने में। ब्याज तो बताना 6 महीने में, पर ब्याज की जो गणना करेंगे ना हर 3 महीने में, जो करती ब्याज जो होगा ना हर 3 महीने में हो जाएगा। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 1 साल के 12% दिए, तो 3 महीने कितने रहेगी? 3%। और यानी कि 6 महीने में कितने क्वार्टरली होते हैं? 2। तो देखो 3 महीने, 3 महीने, पहले 3 महीने 3% का ब्याज लगेगा, दूसरे 3 महीने 3% का ब्याज लेगा। तो 3 और 3 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा भाई? 3 और 3 का सक्सेसिव हो जाएगा 3 + 3 गुना 3 देखो यहाँ से डायरेक्ट लिख दो, 3 × 3/100, तो ये कितना हो जाएगा? 6 और 0.9, यानी कि 6.09, 6.09। अगर 100 से डिवाइड करेंगे 9 को, तो कितना आ जाएगा? 0.9, 0.9 आ जाएगा। तो 6.09, तो 32,000 पर, 32,000 पर 6.09, 32,000 का 6.09 कितना होता है देख लो। 32,000 का 6.09%, तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, और भाई ये देखो एक पॉइंट, यानी कि 1 जीरो से ये पॉइंट इधर चला जाएगा, 1 जीरो से ये पॉइंट यहाँ से हट के किधर चला जाएगा? यहाँ पे। तो 32 की गुना करनी है 60.9 में। 32 की गुना करनी है 60.9 में। देखो 32 की गुना पहले 9 में करो, 32 की गुना जब 9 में करोगे तो कितना आएगा? देखो 32 की गुना पहले 10 में करो, 32 की गुना 10 में करोगे कितना हो जाएगा? 320। 320 में से 32 कम कर दो, 320 में से 32 कम कर दो, ये हो जाएगा भाई 288। 288, तो 288, यहाँ पे देखो जीरो की वजह से 88 लिखना पड़ेगा। 288 हासिल कितना लगे? 2, हासिल लगे कितने? 2।
हासिल कितने लगे 2। और देखो 200 32 का कितने होते हैं भाई, 32 का देखो 180 और 12, 180 और 12 कितने हो जाएगा 92, 192 और 2 कितना हो जाएगा 194, यानी कि 194। और ये देखो एक पॉइंट लगी है ना यहाँ पे, एक पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, यानी कि 1948.8, 1948.8, यानी कि 6 महीने का जो ब्याज होगा ना वो है 1948.8, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना दे रखा है, ऑप्शन नंबर कहाँ में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में देखो। ठीक है, 32 की गुना करनी है आपको पहले 9 में, 32 की गुना 9 में छोड़ो, पहले 10 में करो। 32 गुना जब 10 में करो कितना जाएगा 320, 320 में से कम कर दो 32, है ना, क्योंकि 9 गुना करना है, हमें 10 गुना करते तो 32 कम कर दे कितना जाएगा 288, 288। देखो यहाँ पे जीरो लगेगा तो 88 आएगा, 2 अंक आएगी, तो फिर हासिल कितना आ जाएगा 2। और 32 का कितना होता है भाई, 32 का देखो 32 की 6 में गुना करेंगे पहले 180, 3 की 6 में गुना करेंगे 180 और 12 में करेंगे 180 और 12 192, 192 प्लस 2 194, और एक पॉइंट लगाए, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दें, यानी कि 1948.8, 1948.8 हो जाएगा 6 महीने का ब्याज। अगर अगर वार्षिक ब्याज अगर वार्षिक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12%, अगर तिमाही हमें कैलकुलेट करना है तो 3% आ जाएगा। और 6 महीने में कितने, 6 महीने में कितने तिमाही होते हैं, कितने क्वार्टरली होते हैं 2, तो भाई 3 और 3 का सक्सेसिव कितना होता है 6.09। इस तरीके से कर लो, चाहे आप सक्सेसिव से कर लो, चाहे आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कर लोगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आप थोड़ा फंस जाओगे, क्योंकि देखो 3% के फ्रैक्शन कितने होते हैं, 3% के फ्रैक्शन होते हैं 3/100, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा यहाँ से 103/100, 103/100। वही बात बैठेगी, आप उससे भी कर लोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जो मेथड आपको आसान लगे वो आपको लगाना है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, 1200 की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज, यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी है 12%, ठीक है, जल्दी से करेंगे इसे। अगर 3 महीने में यानी कि क्वार्टरली क्वार्टरली कंपाउंडिंग करना है तो भाई ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, 12 महीने में 12 है तो 3 महीने में कितना हो जाएगा 3 चौक 12, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से भी 3%। ये अगर हम कर रहे हैं क्वार्टरली, क्वार्टरली कर रहे हैं ठीक है 3% आ गया, तो उसने पूछा 6 महीने यानी कि 12,000 का, फिर 3 महीने यानी कि देखो वही बनेगा ना 3 महीने, 3 महीने और 3 महीने, 6 महीने की कितनी साइकिल बनेगी, 3 3 महीने की 2 साइकिल बनेगी, यानी कि पहले 3 महीने में 3% का ब्याज मिलेगा, दूसरे 3 महीने 3% का ब्याज मिलेगा। 3 और 3 का सक्सेसिव मैंने आपको अभी पहले बताया था कि 6.09% होता है, तो 12,000 में 6.09% की गुना कर देगा तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ठीक है, और एक अंक से पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 में 108, 108 और 2 0 12 72 और 1 73, ये कितना हो जाएगा 730.8, है ना, वो सॉरी 12,000, 12,000 नहीं अभी 12,000 नहीं, ये है 1200, ठीक है भाई 1200। अगर 1200 की गुना कितने में करनी है 6.09%, यानी कि 1200 का 6.09% कितना होता है भाई, देखो 1% से 2 जीरो कट जाएगी, 12 से 72, 12 से 72 और 12 में 108, यानी कि 108 को मैं क्या लिख दूंगा जब 2 पॉइंट लगाऊंगा इतना, तो 72 प्लस 1 कितना हो जाएगा 73.08, 73.08, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। आप आसानी से सवाल को उड़ा पा रहे होगे, क्योंकि आपने क्या करा है, बेसिक जिसने अच्छे से पढ़ लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने जिसने अच्छे से पढ़ लिया, क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, क्या किस तरीके से हम ब्याज को वार्षिक निकालते हैं, किस तरीके से छमाही निकालते हैं, किस तरीके से तिमाही निकालते हैं, अगर आपको ये सब पता है आप आसानी से सवाल को आसानी से उड़ा सकते हो। मैं आपको करके बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव लग रहा होगा, लेकिन आपको करना इसी तरीके से एग्जाम में भी, ठीक है, तो ये आपको अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। आप देख रहे हो कि मैं कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ इसमें। अच्छा एक सवाल और लेंगे, 31,600 की धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से एक सही, देखो रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, और टाइम कितना है, एक सही 1/3 साल, एक सही 1/3 साल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 साल प्लस 1/3 साल का मतलब होता है 4 महीने, देखो 1/3 साल का मतलब होता है 4 महीने, यानी कि 1 साल प्लस 4 महीने, तो कितना हो जाएगा भाई 12 महीने और 4 महीने यानी कि 16 महीने, 16 महीने हो जाएगा। तो 16 महीने का ब्याज बताना है हमें, एक सही 1/3, एक सही 1/3 का मतलब होता है 16 महीने, ठीक है, क्योंकि देखो 1 साल तो ये पूरा होगा 12 महीने,
है ना। एक साल तो पूरा हो गया, 12 महीने प्लस 4 महीने, 1/3 का मतलब होता है 4 महीने, यानी कि 3 की वैल्यू अगर 12 है तो 1 की वैल्यू कितनी देगी, 4। तो 12 और 4 कितने हो गए, 16। 16 महीने हो गया। उसने क्या कहा है कि जो ब्याज है ना, ब्याज हर 8 साल बाद ले, हर 8 महीने लेना है, 8 महीने, यानी कि 8 महीने बाद, हर 8 महीने बाद लेना, हर 8 महीने। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल के 9% है तो 8 महीने कितनी हो जाएगी, 8 महीने कितनी हो जाएगी, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 महीने कितनी हो जाएगी, 9% है कितनी, 12 महीने के लिए, तो 8 महीने के लिए कितनी हो जाएगी बताओ, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, 3 दूनी 6, यानी कि 6% हो जाएगा ये, 8 मंथली कंपाउंडेड, यानी कि 8 महीने का जो चक्र, 8 महीने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी ना वो होगी 6%। आठ 8 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 6%, और हमें बताना है 16 महीने का ब्याज, 16 महीने का, तो 8 महीने का 6% है, 16 महीने का, यानी कि 6 और 6 का सक्सेसिव, 6 और 6 का सक्सेसिव कितना होता है, दिमाग में रखो, 6 और 6 12, और 12 6 6 36, यानी कि 6 6 36, 100 से भाग करें कितना हो जाएगा, 0.36, यानी कि 12.36%, 12.36%। उसने क्या किया है, 31,600, 31,600, यानी कि 31,600 का बताना है, 31,600 का ये। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो 316 गुना 12.36, इसकी गुना करने 316 की गुना करने 12.36। देखो मैं इसको कैसे, इसकी गुना कैसे करूंगा, देखो सुनने ध्यान से, इसकी गुना में हम कैसे करेंगे, 316, ठीक है, 316 की गुना करनी है हमें कितने में, 12 प्लस 0.36, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। 312 की गुना करो, 316 गुना करो 12 में, कितना हो जाएगा, 12 से 72 का 2 का हासिल लगे 7, 12 का 12 7 19, हासिल लगे 1, 12 36 और 1 37, तो ये हो जाएगा 12। तो ये देखो इसका 3 गुना तो है, 12 का 3 गुना है, 12 का 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना आ जाएगा, ये 3 गुना इसका। जब मैं इसका 3 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दिन 27 का 7 का हासिल लगे 2, 3 7 21 और 2 23 का 3 का हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और तो 11, 2 अंक के बाद लग जाएगा इनके, इतने में 113 और ऐड कर दो, इतने में आप 113 और ऐड करोगे कितना आ जाएगा भाई, 113.76, तो 76 तो ऐसे रहेगा, 5 9 और 1 10, 7 और 1 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 3905, 3905, यानी कि लगभग लगभग मैं मान सकता हूँ इसे 3906, है ना, 3906 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है देखो, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, पहले हमने 316 गुना करी 12 में, यानी कि 316 का 12 गुना कितना होता है, 3792, और 36 गुना कितना होता है, 36 गुना कितना होता है भाई, इसके 3 गुना है, तो 12 का 3 गुना कितना है, 36, तो इसका भी 3 गुना कितना आ जाएगा, 11,376, पॉइंट 2 अंक के बाद रहेगा, 2 अंक लगा देंगे तो 113 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, समझ में आया आपको। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी प्रतिशत वार्षिक दर पर 10,000 की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 11,025 हो जाएगी, यानी कि हमें बताने रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। ये सवाल आप खुद करिए, कीजिए। अगले सवाल में मैं आपको, अगर नहीं हुआ अगली क्लास में मैं आपको ये समझा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी भाई जरूर से बताइए। अभी आपने देखा कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को भी सिंपल इंटरेस्ट की तरह उड़ा दिया है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भाई मिलते हैं कल, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं कल, जय हिंद।